मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको जरा फटाफट ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। डिजिटल अरेस्ट से करोड़ों का हो रहा है फ्रॉड। जी हाँ, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी किया। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में आज करेंगे डिटेल में बातचीत। जमीन पर नहीं उतर रही है आत्मनिर्भरता, क्या कुछ है इससे जुड़ी हुई अपडेट, आपको थोड़ी देर में बताते हैं। कर्ज के लिए चीन के दरवाजे पर पहुंचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है और अब नया संकट क्या कुछ पाकिस्तान के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चर्चा का विषय ये भी होगा। ईयू से एफटीए के लिए देरी से समझौता नहीं। जो एफटीए हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको लेकर के तमाम सारी अड़चने हैं। अब नई अड़चन क्या है, इस पर करेंगे आज बातचीत। और अब 2 गुना मिलेगा मुद्रा लोन, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई अपडेट्स है ये भी आपको बताएंगे। और जापान में गहराया है राजनीतिक संकट, क्या वजह है और इसके पीछे इसके क्या कुछ मायने हैं भारत के लिहाज से, इस पर भी आज करेंगे बातचीत डिटेल में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जिस डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का जिक्र किया है, उसकी वजह से 2024 के शुरुआती 4 महीने में भारतीयों के साथ 120 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड दक्षिण पूर्वी एशियाई देश म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से संचालित किए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से साइबर फ्रॉड के मामलों में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामलों ने गति पकड़ी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान देश भर में साइबर फ्रॉड को लेकर के 7.4 लाख शिकायतें, 7,40,000 शिकायतें आई हैं और 2023 में पूरे साल के दौरान 15.56 लाख शिकायत भी दर्ज की गई और 2022 में यह आंकड़ा 9.66 लाख शिकायतों का था। पवन जी, पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि आज की डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और किस तरीके का अरेस्ट होता है, और लगातार इस मामले में जिस तरीके से फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं उनसे बचने के क्या कुछ उपाय हैं। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कम से कम 3-4 महीने में दुनिया भर के प्रोग्राम्स टेलीविज़न पर इसके लिए बने हैं। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो अलग अलग वीडियोस इसके ऊपर आपको दर्जनों मिलेंगी और बढ़िया से समझाते हुए कि क्यों इससे आप बच के रहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है, कौन लोग कर रहे हैं, कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या है, सारी चीज़ें आपके लिए। पर मुझे इस बात का आश्चर्य होता है, और मुझे तो छोड़िए, मतलब इस जगह पे बात पहुंच गई है जहां पे इस देश के प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम में बोलना पड़ता है कि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, आप उससे कैसे बचेंगे। अब समझिए ज़रा कितनी भारी चिंता का विषय है जब किसी एक वो प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में जनरली ऐसे अर्जेंसी वाली सिचुएशन पे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करते मन की बात में, उसमें इन्होंने बात में चर्चा की, क्योंकि पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और लोगों के पैसे गए हैं। देखिए होता कैसे है, फ़र्ज़ करिए कि कल को कोई आपको फ़ोन करता है कि मैं ईडी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं नारकोटिक्स से बोल रहा हूँ, सीबीआई, आरबीआई, जितनी एजेंसियों के नाम मैंने लिए उसमें से कोई हो सकता है, पुलिस भी हो सकती है। और फिर उसके बाद आप तुरंत दबाव में आ जाते हैं। आप कहते हैं, आपसे कहा जाएगा, और इतने ऑथेंटिसिटी में वो बात करता है कि आपको बोलेगा कि अच्छा आप नोएडा के फलां इलाके में रहते हैं, हाउस नंबर आपका ये है, आपका बेटा डीपीएस में पढ़ने जाता है। आपको तुरंत एहसास होगा कि इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, और इतनी इन्फॉर्मेशन तो एजेंसीज के पास ही हो सकती हैं। तो तुरंत वो बोलेगा, सीबीआई से बोल सकते हैं आपके पास एक ऐसा केस है, आप आइए। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा नानुकुर करेंगे या घबरा जाएंगे तो कहेगा कि देखिए ऐसा है कि इस पर आप ये चर्चा कहीं और ना करिएगा, और इस पर आप इतना पैसा, आप 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए इस अकाउंट में, 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। या आपकी हालात को देखते हुए कितना डरे हुए हैं आप, कितने दबाव में हैं आप, कितने प्रेशर में, उस पर देखते हुए नेगोशिएट होगा। और वो कहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं मैं नहीं दे रहा, लेकिन देखेगा कि 5 लाख में बात बन सकती है, 10 लाख में बात बन सकती है, और फिर उसके बाद वो पैसा आपसे लेगा और संभव है कि दोबारा भी ले।
और फिर कहेगा कि नहीं, इस बात की चर्चा कहीं उस किसी से नहीं करेगा, चुपचाप घर में बैठे रहिए, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को फ़ोन पे नहीं बताना है, किसी को मेल पे नहीं बताना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। ओह, इससे बचा कैसे जाए सर? मतलब ये क्या आपकी पहले से कोई कमजोरी है तभी आप फंस सकते हैं इसमें, या फिर कोई भी व्यक्ति फंस सकता है? कोई भी व्यक्ति फंस सकता है। ये देखिए नया पैंतरा है इनका। देखिए क्या है, जो साइबर फ्रॉड्स में लगे हुए लोग हैं विपुल, वो कुछ एक साइकिल के बाद ना वो अपना मोडस ऑपरेंडी बदलते हैं, तरीका बदलते हैं, जिसमें अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं कि इस बार कौन सा सेट है जिसको टारगेट कर सकते हैं आप। इससे पहले इस पे पूरी सीरीज बन चुकी है, जो आप जामताड़ा देखा आपने, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपका पिन नंबर बदलना पड़ेगा, आपका SBI में अकाउंट है। हमारे पास फ़ोन आया कि आपका SBI अकाउंट का पिन नंबर आप गड़बड़ हो गई है, सो आप, तो हमने कहा साहब हमारा तो अकाउंट है नहीं वहाँ पे। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, 1-1.5 महीना पहले हमारे पास फ़ोन आया कि साहब मैं तो ED से बोल रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि साहब ED के कौन से ऑफिस से बोल रहे हैं, तो उनको पता होता ना कि ED का ऑफिस कहाँ पे है। अब मेरे दिमाग में आया कि देखिए मेरे पास ED का फ़ोन क्यों आएगा, मतलब हम कोई इतनी बड़ी रसूख हमारी है नहीं कि हमारे पास ED का फ़ोन है। तो हमने पूछा कौन से वाले ऑफिस से बोल रहे हैं, तो वो गड़बड़ा है, तो उनका कॉन्फिडेंस हिला। तो मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। देखिए इससे बचने के तरीके क्या हैं? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप जल्दबाजी में काम न करिए, दबाव में ना आइए, और इस बात को समझिए कि इस देश की कोई एजेंसी के पास अगर आपके खिलाफ कोई केस है और वो कार्रवाई करने जा रही है तो आपको फ़ोन करके नहीं बता रही है, वो आपके पास बाकायदा लिखित रूप में एक पर्ची आएगा, ये है, फलां दिन आप इस दफ्तर के इस फ्लोर पे इस कमरे में आप अपीयर होइए, आपसे पूछताछ की जाएगी, आपको बुलाया जाता है, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे नारकोटिक्स हो, और चाहे पुलिस हो। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिना लिखित आपको इंटीमेट किए हुए आपके घर पे फ़ोन कर दे या आपके घर पे आधम के। ऐसे एजेंसियां इस देश में ऑपरेट नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री ने कल यही तो कहा कि इस तरह से एजेंसियां इस देश में ऑपरेट नहीं करती हैं। ये कोई हम लोग अराजकता वाले देश में नहीं है जहाँ पे कोई भी पुलिस जब चाहेगी आ जाएगी। पुलिस को भी आपके पास आने के लिए कोर्ट का सम्मन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बचने का तरीका है कि हड़बड़ाइए नहीं, समझिए। और कोई आपसे पैसा मांग रहा है, कहेगा आपके पास केस है, तो आप बोलिए कि साहब केस है तो नोटिस भेजो। बस आप हिम्मत से काम लीजिए, डरिए मत, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतिए। और कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करते हैं, उधर से कोई आवाज़, आप पैनिक हो जाएंगे, उधर से कहेगा देखिए आपकी बेटी को हमने पकड़ के रखा हुआ है, आपकी बेटी फलां केस में पकड़ी गई है। आपके पास इतनी हिम्मत और इतना पेशेंस नहीं है कि आप अपनी बेटी की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकिए, रिकॉग्नाइज कर सकिए। कोई भी छोटी सी बच्ची की आवाज़ आपको सुना देंगे, आपको लगेगा अच्छा बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में डिफ्रेंशिएट करना, तो आपको लगेगा अच्छा ये हमारी बेटी की आवाज़ है, तो ऐसा करो इनको 5 लाख रुपए दे दिए जाएँ। ऐसे नहीं करना है। मुझे अच्छा लगा कि डिजिटल अरेस्ट पे इन दिनों इतनी बातें चल रही है, उसमें मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सका। नहीं, बात बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। और इसी तरह का एक घटनाक्रम मेरे घर में भी हुआ जी। और मेरे पिताजी को फ़ोन आया कि आपके मतलब मुझे जो है वो दिल्ली में रहता है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है और लड़कियों को छेड़ रहा था, और इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया। और ये भी कहा गया कि वो सिद्धार्थनगर में है। तब ये सोचिए कि यहाँ से पकड़ के, और पिताजी इतने पैनिक में हो गए, मैं उस समय कुछ कर रहा था, शायद फ़ोन नहीं उठा पाया, काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब दिया नहीं, ये अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ें घटनाक्रम मिडिल क्लास में भी आ रही हैं। वही कहते हैं ना, जैसे मान लो आपको कहा कि आप, और पीटते हुए आवाज़ भी आई तो वो समझ नहीं पाए। वो यही कहते हैं, क्यों डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं कि आपको कहेगा कि आपको बेटे की क्राइम की आवाज़ सुनाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि बात नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी, उससे भी नहीं करनी है, तो आप जो है वो डिजिटली अरेस्ट हैं। आप किसी से नहीं मिल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को इंटीमेट नहीं कर सकते, किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये सभी हमारे दर्शकों के लिए भी एक तरीके से अलर्ट भी है कि आपके पास किसी भी तरह का फ़ोन आए, कहीं से भी आए, किसी एजेंसी से भी आए, पहली बात तो घबराएं नहीं, और बिना किसी उसके की बिना जांच परख के आपने सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर देना, ऐसा बिल्कुल कतई ना करें। अपने बच्चे, आपके रिलेटिव जिसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि वो अरेस्ट है, बिल्कुल भरोसा ना मतलब करें। इस देश में विपुल डिजिटल अरेस्ट नाम का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोटी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच देश में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के उत्पादन की सुस्त रफ्तार की वजह से इंपोर्टेड कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि PPAC के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में खपत हुए कच्चे तेल में इंपोर्टेड तेल की हिस्सेदारी अब बढ़कर के 88.2% तक पहुँच गई है। पिछले साल के दौरान ये आंकड़ा 87.8% था। नेचुरल गैस के मामले में इस दौरान इंपोर्टेड गैस पर निर्भरता पिछले साल
कि 46.8% से बढ़ करके इस साल 51.5% हो गई है। सर, तमाम प्रयासों के बावजूद और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों की कोशिशों के बावजूद हमारी निर्भरता आयात पर बढ़ती क्यों जा रही है और ये निर्भरता कम क्यों? और देखिए क्या संयोग है विपुल की, अभी जब देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, कल को ये एस्केलेट कर सकता है, कल को इसका आकार बड़ा हो सकता है, दुनिया के किसी और इलाके में फैल सकता है। जब आपकी निर्भरता बढ़ रही है क्रूड ऑयल पे, तो समझिए कि आपके लिए संकट के आसपास रहने की संभावना ज़्यादा हो रही है। देखिए पिछली सरकारों में लगातार ये मतलब एनडीए की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह से पहले की बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह आए तब भी इन सब ने बात की कि साहब वो उपाय किए जाएं जिसमें हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भरता है क्रूड ऑयल के लिए उसको कम से कम किया जाए, जितना कम हो सके उतना किया जाए। तो अब जो मनमोहन सिंह टू की सरकार थी, उन्होंने ये तय किया कि साहब ऐसा है कि हमें तो हम इसको घटा के 77% पे लाएंगे। लेकिन जब 2015 में नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो उसके बाद सरकार ने और कहा कि नहीं, इसको हम 77% से घटा के 67% पे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक जंप था जब डिपेंडेंस के मामले में। उस बीच हुआ क्या कि आपने ये देखा होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार से लेके जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस बीच में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में इस देश में काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट हुआ, काम शुरू हुआ। उसमें से कई जगह निराशा हाथ लगी क्योंकि तेल और गैस के नाम पे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब जब ये देखते हैं कि वो पीएम ने कहा 2015 में कि हम इसको 67% पे ले जाएंगे, अब हम उसके बजाय पहुंच चुके हैं 88% पे। अब देखिए कहाँ से कहाँ जंप गया। इस सूरत में जितनी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारी वल्नरेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो अगर ये बढ़ी है, इसमें अभी देखना, अब देखेंगे तो ऐसे कोई भारी कोई रुकावट नहीं आ गई है कि जिसमें इनको उत्पादन कम करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन क्योंकि देखेंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एक्सप्लोरेशन पे लगातार काम नहीं हुआ, तो ये जो देख रहे हैं ये नतीजा काफ़ी सालों के बाद ये दिखाई दे रहा है आपको। और बीच में वैसे जो कोरोना आया तो उसने भी एक तरह से बैठ के ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और लगा कि शायद पता नहीं दुनिया कैसे बिहेव करेगी, क्या किया है। तो कुल मिला के वहाँ पे इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और लगातार देखने की ज़रूरत है, वॉच करेंगे, तब जाके आप जब अभी डिसाइड करेंगे तो सालों बाद आप प्रोडक्शन करने की हालत में रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंता भरी खबर है। इधर चंडीगढ़ की बेवरेज कंपनी लाहौरी को लेकर के बाजार में खूब चर्चा है। ये कंपनी बाजार से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अलग अलग निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है और इस बार जिस वैल्यूएशन पर ये फंडिंग जुटा रही है वो 2 साल पहले की तुलना में करीब 3 गुना ज़्यादा है। 2 साल पहले कंपनी ने सिर्फ 900 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर फंडिंग जुटाई थी और अब कंपनी का वैल्यूएशन 2700 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी जिन निवेशकों के साथ फंडिंग के लिए बातचीत कर रही है उनमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी शामिल है। लाहौरी खासतौर से उत्तर भारत के कार्बोनेटेड ड्रिंक बेचती है और बेवरेज सेगमेंट में इस कंपनी ने ऐसे समय पर अपना कारोबार फैलाया है जब इस सेक्टर के दिग्गज संघर्ष कर रहे हैं। सर, ये मतलब ऐसा क्या हुआ 2 साल के अंदर 3 गुना मार्केट वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ख़ास तौर से तब जबकि बाकी जगहों पर वैल्यूएशन को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमने अभी बायजूस से लेकर अलग अलग कंपनियों की भी वैल्यूएशन थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी। इसमें देखें ना, एक बात जो सीधे नज़र आती है विपुल, वो मैंने देखा इस कंपनी के प्लांट्स देखे, कब इन्होंने प्लांट लगाया। अभी जैसे इनके पास गुजरात में प्लांट है, इनके पास पंजाब में प्लांट है, जैसे यूपी में एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं, इसके लिए मार्केट से पैसे की उगाही करना चाहते हैं जी। आप देखेगा तो कंपनी ने कोई ऑप्टिक्स में एक्सपेंशन नहीं किया है, मतलब जो भी है वो सबके सामने है। इनका ज़्यादातर जो सेल्स देखेंगे वो ऑफलाइन के ज़रिए मार्केट में चैनलाइज होता है। अब देखें कि इसमें पैसे कौन लगा रहा है। अभी तक जो जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जिसके पास 21% की हिस्सेदारी है, वो वर्ली इन्वेस्ट है। अभी देखिए जिसका नाम आपने लिया अबू धाबी अथॉरिटी, वो भी कोई छोटे मोटे चीज़ों में पैसे नहीं लगाती। जब लगाती है तो पूरा आश्वस्त हो गए कि ये अच्छा सौदा है, इसमें एक ग्रोथ फोरकास्ट जिसका बेहतर है, जिसकी कंपनी की मैनेजमेंट बढ़िया है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसमें सेल्स के पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिएगा तो इस कंपनी को काफ़ी मार्केट में जिसको पसंद किया जा रहा है। और आप देखिएगा अपने पीयर ग्रुप की जितनी कंपनीज़ हैं, जो जैसे इसकी तुलना किससे करेंगे आप
मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा। इसकी तुलना फ़र्ज़ करिए आप करते हैं पेप्सी से, कोक से, एक बड़े मतलब पैन इंडिया नहीं है बट लेकिन एक ख़ास सेगमेंट में इन्होंने कंज्यूमर्स को ये ऑप्शन दिया है कि ये पेप्सी की जगह पे आप ये पी सकते हैं, कोक की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौरी इसका नाम क्यों पड़ा? बताइए। लाहौरी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें लाहौरी नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने बेवरेजेस में। ओह अच्छा। इसी वजह से इनके सारे जो इनके ब्रांड के जो नाम हैं और उसके जो जितने डेरिवेटिव्स हैं उसमें लाहौरी आपको मिलेगा। तो प्राइमरीली उसमें जो है वो लाहौरी नमक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इनके सारे नाम के आगे आपको लाहौरी मिलेंगे। चलिए, इस बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन से मदद मांगी है। पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि चीन ने उसके लिए 4.3 अरब डॉलर की जो ट्रेड फैसिलिटी रखी हुई है उसमें 1.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कर दे। हालांकि पाकिस्तान ने चीन से पहले भी इस तरह की गुहार लगाई थी, जिसे चीन ने फिलहाल मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन चीन ने हाल ही में मौजूदा 4.3 अरब डॉलर की ट्रेड फैसिलिटी को रीपेमेंट की समय सीमा को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की मांग रखी है। सर, IMF से भी लगातार डील चल रही है, उसके बावजूद IMF से पैसे मांगे जा रहे हैं, अब चाइना से पैसे मांगे जा रहे हैं। IMF से अब तक जो राहत गई है उससे क्या कुछ परिवर्तन हुआ अर्थव्यवस्था में? लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन कम होती हुई पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रही है। लोगों अभी भी आटे और बाकी चीज़ों के लिए संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य आर्थिक रूप से आपको क्या दिखाई देता है, और क्या ये मान के चलें कि आज नहीं तो कल अगर चाइना सपोर्ट ना करे तो बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में आ जाएगा पाकिस्तान? अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग विपुल ये भूल जाते हैं कि हम लोग किसी शो में बात कर रहे हैं। क्या भविष्य देखते हैं आप उसका? क्या भविष्य तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे लगता है। मतलब अगर चीन ना होगा तो मुझे लगता है अब तक डिफ़ॉल्ट बहुत पहले कर गया था। 11 बिलियन डॉलर फॉरेक्स में आपके हैं। 11 बिलियन डॉलर से क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या हेल्प मिलेगा बताइए? देखिए, यहाँ रेमिटेंसेस बहुत आते हैं पाकिस्तान में। आप यकीन मानिएगा कि हमारे रेमिटेंसेस 2024 में हमारा जो रेमिटेंसेस का मतलब हमारे जो लोग बाहर काम करते हैं जो पैसा हिंदुस्तान में भेजते हैं, वो एस्टिमेटेड है 124 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान का, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आता है हमारा। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, तो हम 1 नंबर बन गए। हमारा 124 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान जैसी छोटी मोटी कंट्री का 30 बिलियन डॉलर है। तो पूरी कंट्री रेमिटेंसेस पे चल सकती है क्या? नहीं। अब आपका फॉरेक्स जो है वो 11 बिलियन डॉलर है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उनका नाम है एक आतिफ खान, आतिफ मियाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान अगर नहीं संभला तो आगे इसके बहुत बड़े डार्क डेज आने वाले हैं। वजह क्या है? बोला इनका डोमेस्टिक डेट बहुत ऊपर है, इंटरनेशनल जो लोन ले रखा है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा पैसा इनको पेंशन में जाता है। फिर उसके बाद बोला कि जो पावर सेक्टर है वो फेल हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है पाकिस्तान को ऐसे जगह पे ले जाती है जहाँ से उसको डेट ट्रैप में जाना तय है। अब देखिए, चाइना ने उसको ऑलरेडी 4.3 बिलियन डॉलर का दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत इतने की मदद दी हुई है। इसको अगले 3 साल, अभी एग्रीमेंट हुआ कि अगले 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। और फिर तुरंत आप 1.3 बिलियन डॉलर का आप मांग रहे हैं। तो ये देखिए, चाइना ने जहाँ जहाँ पैसे दिए हैं वो उस देश की हालत ख़राब हुई है। फॉर एग्जांपल आपने श्रीलंका देखा, मालदीव देखा, आप साउथ अफ्रीका के कंट्री को देखेंगे जिसमें मान लीजिए जिसमें घाना है, सेनेगल है, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे चाइना ने जिसको पैसे दिए। और जहाँ जहाँ दिया है, एक कंट्री है घाना, इन्होंने क्या किया है, इसको ताकि आप को रिलेट करिए, उसको इन्होंने किया। उसके बाद उस कंट्री को इन्होंने पैसे दिए, सोवरेन लोन, और उसके बाद जब उस कंट्री ने वापस देने से कर दिया टाइम पे मना, या बोला कि अभी इसको आप बाइफरकेट कर दीजिए तो हम आपको फेजेस में देंगे। वहाँ के मछुआरों को दिक्कत हो गई क्योंकि वहाँ पे मछली मारने का राइट चाइनीज़ कंपनियों ने ले लिया। तो चाइना जहाँ जहाँ भी है, देखिए ऐसा है कि चाइना मुफ्त में पैसे कहीं नहीं देता, इन्वेस्टमेंट वो बहुत कम करता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अभी डेट ट्रैप में है। पाकिस्तान ने जितने की मांग की है ये भी मिल जाएगा,
लेकिन इसके बाद जो है कि आप देखिए अनलेस एंड अनटिल वो टफ डिसीजंस नहीं लेते पाकिस्तानी, अभी नई सरकार आई है मान लीजिए, टफ डिसीजन लेते, हार्ड डिसीजंस नहीं लेते, फिजिकल डिसिप्लिन नहीं पैदा करते, तब तक उस देश का कोई अभी भविष्य दिखाई नहीं देता है। बहुत मैं पाकिस्तान की एक डिबेट देख रहा था, वहाँ पर एक एक्सपर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो राहत पैकेज आ भी रहे हैं वो राहत पैकेज पाकिस्तान में लगे नहीं रहे। बहुत सारे लोग जो सेना के या बाकी लोग जो है लोग ज़्यादातर पैसे वो बाहर ही निकल जाते हैं और लंदन में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जा रही है बाकी जगहों, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह के उन पैसों का सही तरीके का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। ये जहाँ बाहर के पैसे आते हैं, जो जनरोसिटी मनी कहिए आप इसको, बाहर की ऐड का अलग अलग वजहों से बाहर से ऐड आ रहा है जिसका फ़ायदा आपको हो रहा है, ये क्या होता है, इसका एक पूरा आप ट्रैप और देखेंगे पूरी दुनिया में इसका एक मैप है। आप नाप लेंगे कि ये कंट्री है, जैसे मान लीजिए रैंडम एक कंट्री का नाम आपको बताता हूँ, हैती एक जगह है, हैती देखेंगे तो वो लैटिन अमेरिका में, अमेरिका के आसपास एक कंट्री नीचे की तरफ मिलेगा हैती, पूरी कंट्री ऐड पे जीती है। और उसकी वजह क्या हो रहा है कि जैसे जितना गेहूँ वहाँ के फार्मर्स पैदा करते हैं उससे ज़्यादा गेहूँ अमेरिका से आता है, तो क्या होता है कि वहाँ के फार्मर्स बेचारे परेशान हैं, वो खेती नहीं कर पाते, वो मार्केट में कोई उनको ले नहीं पाता है। तो ये आप समझ रहे हैं मैं जो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ये पूरा एक उस तरह की कॉन्स्पिरेसी तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसका ये हिस्सा है जिसमें लोकल्स को नुकसान हो रहा है, और कम से कम एक फैक्शन है लोकल्स में जिसको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान भी उसी सिंड्रोम में है और बड़ी मुसीबत में भी है। देख लिया आपने आतिफ मियाँ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। कब तक ये कर्जे पे सर्वाइव करेगा? 25-26 तक कुछ होगा देश का या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मुझे जितनी समझ मेरी बनती है पाकिस्तान इकोनॉमी की, अभी कुछ होता तो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर उनके लिए भारत के डेयरी सेक्टर को खोलने का दबाव बनाया जाएगा तो उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं होगा। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि भारत के लिए डेयरी सेक्टर बहुत संवेदनशील है क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे में इसे दुनिया के दूसरे देशों के लिए नहीं खोला जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि मुक्त व्यापार समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलता को समझें। सर, ये पेंच जो है वो डेयरी सेक्टर को लेकर के फंसा हुआ है, इतना सेंसिटिव क्यों है भारत का डेयरी सेक्टर? आप एक काम करते हैं, हम लोग जो अभी पीयूष गोयल का करीब 1 महीना पुराना स्टेटमेंट देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि साहब हमारा डेयरी सेक्टर से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, कि डेयरी सेक्टर से इसलिए समझौता कर सकते क्योंकि हमारा वो जो सेक्टर है वो सेंसिटिव सेक्टर है। आप देखिएगा डेयरी में यहाँ कौन लोग हैं, यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं जिनकी एकरेज कम है, जिनके पास जो जानवर हैं वो कम है, तो बहुत छोटे छोटे लोग वहाँ पे, यहाँ के किसान में आप देखेंगे 3-4 गायें हैं, वो उस तरह के पालते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहाँ पे 1000 हैं, 500 गायें पालते हैं। वही हालत आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, जिसमें आप मान लीजिए स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरे और जो देश हैं वहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में गायें लोग पालते हैं। तो आप जो वो ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंटेड है। तो यहाँ पे डेयरी सेक्टर अच्छा कर भी रहा है तो वो भी समझिए क्योंकि कोऑपरेटिव जो है बहुत स्ट्रांग है। आप अमूल का नाम ले सकते हैं, आप कर्नाटका में नंदिनी का नाम ले सकते हैं, आप आंध्रा में देखिए तो आंध्रा में खैर 2 प्राइवेट सेक्टर भी, जिसमें मान लीजिए हेरिटेज फूड्स हैं और आपका दूसरा डोडला डेयरी जो लिस्टेड भी है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, पराग डेयरी है। ये सब काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब आधे से ज़्यादा पर तो देखिए कब्जा जो है वो लगभग आधे पे कोऑपरेटिव सेक्टर का है। अब आप देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर्स और काम करके जो फ्रेगमेंटेड हैं, जैसे बिहार में मान लीजिए है, जैसे जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव भी है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, और जो पूरी तरह से प्राइवेट है। तो ये सब मिला के अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव होके आप मुकाबला कर सकें। अगर बाहर से FTA वाली ड्यूटी पे अगर मार्केट खोल दिया जाए तो इसी तरह से सरकार बिल्कुल हेल बेंड है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि इस शर्त पे अगर यूरोपियन यूनियन से FDA में कोई पंगा हुआ तो हमें FDA को ड्रॉप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब है कि किसी भी सूरत में जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं हिंदुस्तान में, उसके हितों की रक्षा सरकार उससे समझौता नहीं कर सकती। तो बड़ा सवाल तो ये FTA लग रहा है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अभी देखिए, अभी तो मैं ये कहता हूँ कि अभी सरकार ने क्या किया है कि FTA पे 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आगे बढ़ने के लिए, कि जिन पुराने FTAs हमारे हुए पड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आसियान से है, उसका पूरी तरह से रिव्यू करेंगे ये। बल्कि आपने देखा होगा कि उसके लिए कैबिनेट नोट बनाए जाने की तैयारी चल, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रहे हैं।
दूसरा एक एफटीए है जिसके साथ जो अभी हमारी बातचीत जो बहुत दूर है अभी, जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका से जो एफटीए होने हैं वो भी बहुत दूर है, और जो बीच वाला एफटीए है जो कि अभी होने वाला है, जैसे मान लीजिए अभी हमारा यूके से होने वाला है, अभी हमारा ईयू से होने वाला है, इसको कि अभी देख के कि पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं, आसियान वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसमें नए हालात के आधार पर, क्योंकि 15 साल पहले हो, नए हालात के आधार पर अब जिन जिन देशों से एफटीए होना है उसमें से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए जाएं, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट भारत का, हम जर्मनी से हमारा ट्रेड डेफिसिट में हम हैं, आसियान से हैं, आप अब जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा कि वहाँ से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसको कैसे, ये बहुत बड़ा अभी बातचीत में बहुत बड़ा अड़ंगा डाल रहा है कि कैसे ट्रेड डेफिसिट को क्या करेंगे, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो और उसके आधार पर एफटीएज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इस बीच देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले अधिकतम कर्ज की लिमिट को सरकार ने दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पहले ये लिमिट 10 लाख रुपए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लिमिट बढ़ाने को लेकर के ऐलान किया था। योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के तहत ये कर्ज मुहैया कराया जाता है। सर, क्या पिछले मुद्रा लोन को मिली सफलता एक कारण है, या और क्या वजह है जिसकी वजह से इसको दोगुना कर दिया गया? विपुल, ये है कि देखिए, आप अगर साइज़ देखेंगे इसका मुद्रा लोन का, तो आप ये पाइएगा कि बहुत बड़ा आकार है इसका। आप करीब आप लगाएंगे 30 लाख करोड़ इसका लोन पोर्टफोलियो है, और उसमें आप देखिएगा तो करीब 49 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं। अब ये एक ऐसी हमें पता ये चलता है कि इस लोन में एक नंबर ऑफ अकाउंट वो पता चलता है कि ये कितना बड़ा अकाउंट है और इसमें इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, इनका बिजनेस कहाँ पहुँचा है। ऐसी कोई स्टडी हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई जिसमें आपको जिससे आपको पता चले कि इस बात की गहराई कि ये लोन कहाँ जा रहा है और इसका कम से कम सेलेक्टेड अकाउंट है उसका बेहिसाब उसको फ़ायदा हो रहा है। मतलब मैं अगर कहीं होगा तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरा आपको ये कह रहा हूँ कि इसको जो बढ़ाया गया, देखिए मेरा ये मानना है कि एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहते हैं। एमएसएमई को जो बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि साहब किसी तरह से हम फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाएं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए, जो और 10 से 20 करने का उद्देश्य है कि जो सक्सेसफुल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 10 से 20 उसी का होगा जो ऑलरेडी इन्होंने, इसकी तीसरी लिमिट है जिसमें 3 कैटेगरी है इसकी, शिशु 5,000 50,000 से, और किशोर 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और जो तरुण जिसमें 10 लाख वाला फॉल करता है। ये जो 10 लाख से 20 लाख उसी को मिलेगा जिसने तरुण के तहत कर्ज लेकर वापस कर दिया है। तो जो सक्सेसफुल बोरोवर्स हैं उसको इनकरेज करने के लिए कि 10 लाख से 20 लाख उन्हीं का होगा जिन्होंने पहले 10 लाख जिनका इतिहास बेहतर है, जिनका रिकॉर्ड बेहतर है। अच्छा। तो इससे क्या करना है? इससे करना है कि जो सक्सेसफुल बोरोवर्स हैं उसको इनकरेज करें, बूस्ट करें एमएसएमई से। मेरा ये अपना मानना है कि जो एमएसएमई के यूनिट्स हैं वो बहुत लार्ज नंबर में नहीं होंगे जो इस परव्यू में आएंगे। 20 लाख के परव्यू में, 20 लाख में क्या होता है, आप एक सब्जी वाले से पूछिएगा कि तुम दिन भर में कितने का माल लाते हो, वो बोलेगा कि साहब हम तो 30,000 का माल लाते हैं, 50,000 का माल लाते हैं। एक सब्जी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 1,000 में कोई 1,000 की सब्जी तो आप खुद घर भी नहीं ला सकते। तो जो सब्जी लगा रहा है उसके पास भी 50,000 का माल पड़ा हुआ है। ऐसे में इस लोन पोर्टफोलियो में मुद्रा लोन स्कीम और उसका ऑब्जेक्टिव और उसका डिसबर्समेंट और उसके फ़ायदे जो कंज्यूमर्स को मिलेंगे, जो कर्ज लेने जा रहा है उसको कितना मिलेगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा डिसाइफर करने में कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कम से कम मुझे ऐसा पर्सनल तौर पे मुझे नहीं लगता कि एकदम से अर्थ शैटरिंग चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है। इस बीच जापान के आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन बहुत बहुमत हासिल नहीं कर पाया है, साथ में विपक्षी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला है। इस वजह से जापान में राजनीतिक संकट गहराने की आशंका है। आम चुनाव के नतीजों को जापान की करेंसी और शेयर बाजार ने विपरीत तरीके से लिया। करेंसी मार्केट में गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन का भाव 3 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। वहीं शेयर बाजार में तेजी है। संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा सत्ता में बने रहने के लिए कुछ विपक्षी दलों से समर्थन हासिल कर सकते हैं। इसी संभावना की वजह से शेयर बाजार के अंदर हम देख रहे हैं कि रिकवरी का माहौल देखने को मिला। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं ये जो राजनीतिक अस्थिरता जापान में आती हुई दिखाई दी है?
भारत के लिए क्या इसमें कोई मायने हैं इसके लिए? देखिए विपुल, जो ये सरकार जापान में है, ये करीब मतलब इधर से कोएलिशन करके उधर से कोएलिशन करके, मतलब आप समझेंगे कि करीब 15 साल से जापान की सत्ता पे काबिज हैं। अब जापान के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हैं, प्लस जो आप देखेगा यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो आपके यहाँ कोई दिक्कत हो तो जापान भाग जाते हैं। ऐसे संकेत आपने देखे पिछले 2-3 महीने में। अब जब इनकी येन क्राइसिस आई, अब येन क्या हुआ है, कम से कम 3 महीने के डाउन अपने लो लेवल पे रहा। रिजल्ट नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। जापान की अगर ये हालत है तो आप देखिएगा इसका फ़ायदा किसको होगा, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है। इसका फ़ायदा नुकसान जो है वो स्टॉक मार्केट में जो निवेश कर रहे हैं, प्लस जो आपने एक और सुना होगा जो कैरी ट्रेड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, उनका तो सीधा सीधा नुकसान है कि जो जापान में जीरो कर्ज पे पैसा, जीरो इंटरेस्ट पे कर्ज लेकर उसके बाद उसको फॉरेन के मार्केट में बेहिसाब लगाते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं जो करेंसी एक्सचेंज रेट है आपका, उसके आधार पर उनका फ़ायदा और नुकसान होता है। तो ऐसी सूरत में वो वाला जो सेगमेंट है वो उस पर सीधा इम्पैक्ट होगा। 2 और जगह है जहाँ पे आप देखिएगा कि ऐसा होगा। क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 पार्टी अभी है, और अस्थिरता है, अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है। अब एक के पास 215 सीटें आई हैं जो ये एलडीपी हैं, हाफ मार्क जो है वहाँ पे 233 का है। आप देखेंगे तो ये 215 पे, ये पिछली बार सत्ता में ये लोग थे, ये घट गए हैं। उसके बाद एक और पार्टी हैं जिनको 240 जो प्रीवियस जो इनका अरेंजमेंट था वो 247 का था जी। दूसरी और पार्टियां हैं तो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट हैं, दक्षिणपंथी हैं, वो सब कुल मिला के कोई सरकार बनाने की हालत में अभी नहीं है। लेकिन यह है कि अभी जोड़ तोड़ चलेगा, नए प्रोमिसेस होंगे, नई संभावनाएं दिखाई जाएंगी। तो मुझे अच्छा वहाँ 30 दिन का टाइम होता है, जब रिजल्ट आ गया चुनाव का तो 30 दिन के टाइम के अंदर आपको सरकार बनानी होती है। तो अभी होगा। अब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ कंपनी, जापानी कंपनियों को भी। आप देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है इससे होगा कि इट में लीड टू कंपल्शंस, इट में लीड टू कॉम्प्रोमाइजेस। तो जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो पॉलिटिक्स का असर इकोनॉमिक्स पे होगा। बिल्कुल। और जापान एक ऐसी जगह जहाँ पे अभी बहुत मैं ये कहूँगा कि बहुत हलचल है जापान के करेंसी मार्केट में, जापान के इन्वेस्टमेंट में। लोग ये कह रहे हैं कि जापान में मंदी के लक्षण दिखने लगे हैं। तो ये सब मिला के आप देखिएगा तो जो पॉलिटिकल कंपल्शन और जो पॉलिटिकल कोएलिशन अभी बनेगा, इसका आपको सीधा सीधा असर जापान के मार्केट पे दिखेगा, जापान की इकोनॉमी पे दिखेगा, जापान की करेंसी पे दिखेगा, ठीक, सब एवरीवेयर। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को सर समेटने का वक्त हो गया है। आज की इस चर्चा में पवन जी आप जुड़े, तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया विस्तारपूर्वक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और कार्यक्रम को लेकर के आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। आपने अभी तक मनी 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको जल्द से जल्द जानकारी जो है तुरंत जो है वो मिलती रहे। मुझको इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।